बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान और पिछली क्लासेस में आप रेडॉक्स रिएक्शन को पूरा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे अगले चैप्टर जो कि है अध्याय नंबर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन को यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं कि इसका नाम हाइड्रोजन क्यों रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन के पहले इसका नाम क्या था, है ना, और ये किस किस से समानताएं दर्शाता है, जिस वजह से इसको क्षार धातुओं के ऊपर और यहाँ पे हेलोजन के ऊपर भी रखा गया था पहले। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। यदि बात करते हैं इतिहास की तो 1766 की बात है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था भैया क्या, हेनरी कैवेंडिश। कहीं पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी आपको ध्यान रखना है नॉलेज के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने मेटल की एसिड से यानी कि धातु की क्रिया कराई। किससे भैया, अम्लों से। अब धातु की अम्लों से क्रिया कराई तो वहाँ पे उन्हें क्या मिली, एक गैस मिली। उस गैस को उन्होंने देखा तो उसका नाम क्या रख दिया, ज्वलनशील गैस है भैया। ये तो कौन सी गैस है, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, कुछ सालों के बाद में 1783 में कौन आए, लेवोशिए नाम के एक वैज्ञानिक आए। आवर्त सारणी में आपने इनका नाम जाना था। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जो गैस निकल रही है ना, ये क्या उत्पन्न कर रही है, जल उत्पन्न कर रही है। जल उत्पन्न कर रही है यानी कि जल बना रही है, जल बनाने में सहायक है। तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, इन्होंने इसका नाम रख दिया क्या, हाइड्रोजन। क्या नाम रख दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मीनिंग देखें तो हाइड्रोजन का मीनिंग ये क्या होता है, जल उत्पन्न करने वाला। ठीक है, ये आपको पता है जब भी H2O बनाते हैं, पानी बनाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, तब जाकर क्या बनती है, यहाँ पे H2O बनता है यानी कि जल बनता है। ठीक है, सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन ही उपस्थित है, जो कि सूर्य ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। सूर्य ऊर्जा क्या होती है, ध्यान से समझो। मुक्त सूर्य ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा सूर्य ऊर्जा कहलाती है। यदि हम बात करते हैं वायुमंडल की तो वायुमंडल में ये ज़्यादा नहीं है, 0.023% पाई जाती है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं संयुक्त अवस्था में तो ये बहुत जगह देखने को मिलेगी, आपको पेट्रोलियम में देखने को मिलती है। ठीक है, जल में, क्षार में, प्राकृतिक गैस, जीव जंतु और वनस्पतियों में ये देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं बट फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे आधार तो बना के रखो। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में विशेष स्थान की। तो सबसे पहले बातों को ध्यान से समझना। यदि मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा, यानी कि Z बराबर कितना होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s1 होगा। अच्छा, यदि हम बात करें तो अभी हम कहाँ पे पढ़ते हैं इसको, तो आप बोलोगे सर इसको आवर्त वर्ग नंबर 1 में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से ये कुछ आपको नजर आता है, रब सिंह, इस तरह से आपको कुछ नजर आता है भाई। ये जो है ना हाइड्रोजन, ये हेलोजन के ऊपर भी था। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार, यानी कि ये इस वाली जगह भी था। यानी कि अब देखो, आप यहां भी हाइड्रोजन को रख रहे हो, आप हेलोजन के ऊपर भी हाइड्रोजन को रख रहे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में आपको पता है कि वर्गों में क्या होता है, कुछ वहां पे समानताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि यहाँ पे लिथियम को और सोडियम को और पोटेशियम को, इनको एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये समानताएं प्रदर्शित कर रहे थे। तो हाइड्रोजन को रखने का उद्देश्य भी यही था कि हाइड्रोजन क्या था कि क्षार धातुओं के साथ में भी क्या कर रहा था भाई, ये यहाँ पे क्षार धातुओं के साथ में भी समानताएं प्रदर्शित कर रहा था। और हेलोजन के ऊपर क्यों रखा गया था, क्योंकि ये हेलोजन से भी समानताएं दर्शा रहा था। लेकिन आज की आवर्त सारणी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं तो इसे क्षार धातुओं के ऊपर रखा गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि गुण तो ये फर्स्ट वर्ग के तत्वों के साथ भी प्रदर्शित कर रहा है समानता, और यहाँ पे समानता 17 के साथ में भी प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ज़्यादा जो समानताएं हैं वो एक वर्ग यानी फर्स्ट वर्ग के सदस्यों के साथ में कर रहा है, यानी कि जहाँ पे आज आप इस आवर्त सारणी में इसका स्वरूप देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे तो ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे क्यों रखा गया, ध्यान से समझो। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनके में भी कितना पाया जाता है, क्षार धातुओं में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर यदि हम देखें इसको तो ध्यान से समझना, ये बात मैंने आपको बताई दी। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान रखो, आवर्त सारणी का ये दोष है जो मैंने अभी आपको बताया ना। ठीक है, ये हाइड्रोजन का उपयुक्त स्थान नहीं है, कभी उसको 1 में डाल रहे हैं, कभी 17 में डाल रहे हैं, तो ये दोष ही हो गया, तो है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को हम एक स्थान दे नहीं रहे हैं। अब ये समानताएं किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, तो सबसे पहले मैंने 2 बातें बताई है, एक तो क्षार धातुओं के साथ में करेगा और एक हेलोजन के साथ में भी करेगा। तो सबसे पहले हम क्षार धातुओं के साथ में क्या समानता प्रदर्शित कर रहा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो आप देखो यहाँ पे एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तीनों के एक एक ही आ रहे हैं। हाइड्रोजन की बात करें, लिथियम की बात करें या फिर सोडियम की बात करें, यानी कि इनके बाह्यतम एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो हाइड्रोजन की 4 धातुओं के साथ समानता को दिखलाता है। ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं अगली, तो संयोजकता दोनों की क्या होती है, एक होती है। अच्छा, अगली बात देखो, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। अच्छा, दोनों क्या है यहाँ पे धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया धनायन बना रहे हैं। और धनायन कौन बनाते हैं, तो आपको अच्छे से पता है सर, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। ठीक है, तो आप देख लो सोडियम में भी दान करने की प्रवृत्ति है, लिथियम में भी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वर्ग में सदस्य आ रहे हैं उनमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और वो क्या दर्शाते हैं यहाँ पे धन विद्युतीय लक्षण दर्शाते हैं। दोनों ही क्या करेंगे, अपचायक गुणों को भी यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं अधातुओं से क्रिया, तो देखा जाए तो दोनों ही अधातुओं के साथ क्रिया करके अपने अपने यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, और वहाँ पे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, अब इनके यौगिकों की बात करते हैं, बाकी के जो यौगिक होते हैं हैलाइड वगैरह। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों ही हैलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, जो कि जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो ये 17वें वर्ग के साथ में, यानी कि 17वें वर्ग में कौन आता है, हैलोजन आते हैं। हैलोजन लिख लो एक बार, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये होता है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो हाइड्रोजन इनमें किसके साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ करा लो, HCl हो गया। अच्छा, अब एक ले लेते हैं कौन यहाँ पे क्षार धातु Na ले लेते हैं, उसके Cl से करा देते हैं, तो ये किस में टूटता है, H+ Cl-, और ये किस में टूटता है, Na+ Cl- में ये टूटता है। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आती है, क्या बोलो भाई, क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आती है? समझ में आती है तो आगे बढ़ जाएं। देखो भाई, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यौगिकों के साथ में ये गुण दर्शाता है। तो ये सब जो गुण थे, ठीक है, वो किसके साथ में है, क्षार धातुओं के साथ में ये समानता प्रदर्शित कर रहा है, हाइड्रोजन वाले गुण है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हैलोजन के साथ में ये कैसी समानताएं प्रदर्शित करता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्यों भैया इसको 17वें वर्ग में रखा था हमने। ठीक है, तो आओ ध्यान से समझो। यदि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S1 आपका पता ही है इसका। ठीक है, अच्छा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो फ्लोरीन का यदि लिखना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ही अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करते हैं तो फ्लोरीन को यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 2, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है उसके, किसमें, सबसे बाह्यतम कोश में। अच्छा, इसको कितने चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, इसको भी कितना चाहिए, इसको भी 1 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से समानता प्रदर्शित करता है कि दोनों को यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मजे आ जाए, अक्रिय गैस के बराबर ये अपना विन्यास प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा, संयोजकता की बात करें तो संयोजकता दोनों की क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो दोनों की कितनी होती है, -1 होती है। अच्छा, अधात्विक प्रकृति, दोनों ही अधात्विक प्रकृति के होते हैं और दोनों ही गैसीय प्रकृति के होते हैं। और आपको पता है गैसीय प्रकृति F2 की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं तो उस फॉर्म में पाए जाते हैं, द्विपरमाणुक फॉर्म में। अच्छा, द्विपरमाणुक फॉर्म, ये लो फिर से आ गया। द्विपरमाणुक फॉर्म हाइड्रोजन में बनाता है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है। यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में। Cl अकेला नहीं मिलेगा, Cl2 मिलेगा। Br अकेला नहीं मिलेगा, Br2 मिलेगा। F यहाँ पे अकेला नहीं मिलेगा, F2 यहाँ पे मिलेगा। यानी कि दोनों में क्या है, यहाँ पे द्विपरमाणु यौगिक बनाने की यहाँ पे प्रवृत्ति है। ठीक है, धातुओं और अधातुओं से क्रिया। ठीक है, अच्छा, धातुओं के साथ क्रिया करता है, यदि हाइड्रोजन धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो NaH बनाएगा। और यदि यहाँ पे Cl यानी कि हैलोजन यदि धातुओं के साथ क्रिया कर ले तो NaCl बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अधातुओं के साथ क्रिया करे, यहाँ पे मान लो फॉस्फोरस के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की, तो PH3 यहाँ पे बनाता है। और यदि हम बात करते हैं क्लोरीन की, जो कि क्या है यहाँ पे हैलोजन है, वो यदि फॉस्फोरस के साथ में क्रिया करता है तो क्या बना रहा है, यहाँ पे PCl3 बना रहा है। यानी कि धातुओं के साथ क्रिया करा लो, अधातुओं के साथ क्रिया करा लो, कर लेंगे, कोई मना नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, अगले हम बात करते हैं यौगिकों के गुण। जिस प्रकार से गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर Cl2 गैस प्राप्ति होती है, उसी प्रकार CaH2 का, जैसे ही NaCl की हम बात करते हैं, इसका यदि हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, वैद्युत अपघटन यदि हम कराते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि एनोड जो रहेगा, यानी कि जो एनोड रहेगा उस पर किसकी प्राप्ति होगी, तो आप बोलेंगे सर Cl2 गैस की प्राप्ति होगी। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं CaH2 की, ठीक है, CaH2 का यदि हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पे किसकी प्राप्ति हो जाती है, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हो जाती है, जो कि यहाँ पे समानता प्रदर्शित करता है। और इसको आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम NaCl की बात करते हैं, विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो कैथोड पे क्या आ गया, Na+, और यहाँ पे एनोड पे
क्या आ गया Cl-। अच्छा, एनोड पे भी क्रिया कैसी हो रही है तो आप देखेंगे ट्वाइस Cl किस में टूटेगा, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, यदि हम देखें यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रही है तो 2 Na+, यानी कि सोडियम अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे, 2 Na बना लेंगे, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब देखो CaH2 की हम बात करते हैं तो विद्युत अपघटन होगा, तो Ca तो यहाँ पे क्या होगा, Ca2+ तो किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा, और बाकी जो बचा हुआ है हाइड्रोजन वो किस पे आएगा, एनोड पे आएगा। अच्छा, हाइड्रोजन गैस, अभी देखो मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन गैस जो थी वो किस पे आएगी, एनोड पे आएगी। तो देख लो हाइड्रोजन गैस पे किस पे आ रही है, यहाँ पे एनोड पे आ रही है H2 फॉर्म में, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो बाकी किस पे जा रहा है, कैथोड पे ये बन रहा है, ठीक है। तो उपरोक्त गुण हाइड्रोजन वो हेलोजन की ऋण विद्युतीय लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ही हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको उसके साथ में भी रखना पसंद करते हैं। बट यदि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में हम जानेंगे कि क्षार धातुओं के साथ तो यहाँ पे समानता दिखाई दे रहा है ना, और ये हेलोजन के साथ में भी दिखा रहा है, बट रखेंगे कहाँ पे इसको, हम क्षार धातुओं के ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समानता हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी ये होता है ना, जो ज़्यादा यहाँ पे जिसके साथ ज़्यादा समानता प्रदर्शित करेगा उसके साथ में ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आधार क्या है, समानताएं किसके साथ में प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? बोलो भाई, सही है माहौल, है ना। तो अब ये था पूरा का पूरा परिचय हाइड्रोजन के बारे में जाना। अब धीरे धीरे करके हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जल के बारे में पढ़ेंगे, कठोरता भी हम देखेंगे, H2O2 भी देखेंगे। हर टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है हर टॉपिक क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करो, एक बार वीडियो को फिर से 2 की स्पीड पे देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।